नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के लिए एक नई कहानी का नाम है गुलजी गाथा और इसके लेखक हैं यादवेंद्र शर्मा, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध लेखकों में से एक नाम है यादवेंद्र शर्मा जी का। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम यादवेंद्र जी शर्मा है इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1932 और देहावसान इनका सन 2008 ईस्वी में हुआ। हिंदी के नई कहानी आंदोलन, समांतर कहानी आंदोलन एवं आंचलिक कहानी आंदोलन की धारा का अगर राजस्थान के किसी एक रचनाकार के व्यक्तित्व को एक साथ प्रतिनिधित्व किया है तो उनमें से यादवेंद्र शर्मा चंद्र का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। उनका साहित्य कैसा है? सामंती जीवन और व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश की जीवंत मिसाल है। साहित्य की विविध विधाओं में 200 से ज्यादा पुस्तकें रच चुके हैं और कई राष्ट्रीय अलंकरणों से विभूषित यादवेंद्र शर्मा चंद्र अपनी सन्यासी और सुंदरी, खम्मा, अन्नदाता आदि के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। हजार घोड़ों पर सवार हूँ गोरी किंटीवरी जैसी कृतियों पर फिल्म व नाटक भी मंचित हुए हैं। अनुभव की प्रामाणिकता, संवेदनशीलता और प्रतिबद्ध वैचारिकता के रसायन से बना उनका साहित्य सहज, सरल और संप्रेषणीयता के साथ रोचकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुलजी गाथा उनकी जो कहानी है उसमें क्या दिखाया गया है कि इस कहानी में पवित्र मन एवं निष्पाप जीवन की वानगी का सुंदर उदाहरण है। इसके माध्यम से लेखक समाज में पतित हो रही व्यवस्था में गुलजी सदृश व्यक्तियों की उपस्थिति को एक उपलब्धि मानते हैं। गुलजी का जीवन समाज एवं व्यवस्था को समर्पित जीवन है। इसमें एक कहानी है एक गुलजी की, गुलजी गाथा, यानी कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है गुलजी। उसकी विशेष बात क्या है कि वो जिसका भी नाम एक बार सुन लेता है, जिसकी जन्म तिथि या उसके पिता का नाम, उसके गांव का नाम, तो उसके मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। लेकिन वो मन से भोला है, अपनी माँ को कहता है कि उसकी शादी कर दे। हालांकि उसके जो 2 भाई हैं उनकी शादी हो चुकी है। फिर एक किसी के घर जाता है, वो हर किसी का काम बड़ी जल्दी से कर देता है क्योंकि वो मन से भोला है और कुछ कमाता नहीं है। बल्कि विशेष बात क्या है कि उसके सब कुछ याद रहता, हर कोई उसका उपहास उड़ाता है कि बता मेरा नाम क्या है, मेरे गांव का नाम क्या है। कोई भी कहीं भी रास्ते में मिलता तो उससे पूछ बैठता। लेकिन वो काम करना शुरू कर देता है ताकि उसकी शादी हो जाए। किसी के घर जाता है तो वो एक स्त्री होती है, उसका पति उसको पीट रहा होता है, फिर उसकी अपने पति को छोड़कर वो इसके साथ रहती है आजीवन, लेकिन वो उसको कभी छूता तक नहीं। ये गुलजी के पवित्रतापन का उदाहरण दिया गया है। सिंपल सी कहानी है, आसान सी, लेकिन अच्छी कहानी है, रोचकता लिए हुए है। इसको पढ़ना जरूर आप एक बार। गुलजी गाथा के नायक गुलजी की एक विशिष्ट बात है कि दूसरे लोगों से अलग है। उसकी विशिष्ट बात क्या है कि उसके ढेर सारे व्यक्तियों के नाम, उनके पिता का नाम, उनके दादा का नाम, उनके नानियाँ, परदादियाँ, परदादा के नाम याद रहते हैं। 50% दूसरी बातें भी, कई लोगों की तो जन्म तिथियाँ भी उसे याद रहती हैं। एक बार बता देते तो उसका नाम फला है तो उसके मस्तिष्क में वो बात अंकित हो जाती थी। और फिर कभी भी उसे कोई भी आकर पूछता कि बता गुलजी मेरा नाम क्या है, तो फौरन वो बता देता था। हालांकि देखने में वो सामान्य था, लेकिन सामान्य व्यक्ति से काफी हुष्ट पुष्ट जो व्यक्ति है वो प्राणी था। उसका बलिष्ठ शरीर था, लंबा कद और काला रंग। आकर्षण के नाम पर केवल उसका हुष्ट पुष्ट शरीर ही था। आंखें तो उसकी बिच्छू जैसी थी जो उसकी विरूपता को बढ़ा देती थी। यानी कि देखने में सुंदर नहीं था, लेकिन हुष्ट पुष्ट शरीर का था, काफी ऊंचा लंबा कद उसका था। वह अत्यंत ही कॉमेडी यानी कि काम करने वाला था। उसको काम का कभी आलस नहीं करता था, बड़ा भाग के काम करता था। हर किसी का मेहनत से वो जरा भी नहीं घबराता था और लोग उसके मनोविज्ञान को समझ गए थे। जब भी कहीं जाता तो लोग उसको कहते तू तो बड़ा सियाना है गुलजी, तू बड़ा काम बड़े जल्दी से कर देता है, जा मेरी सब्जी ला दे। कोई कहता कि गुलजी तू तो तूफान की तरह चलता है, कारगेट से जा 5 गट्टे ला दे, फिर 5 सेर बाजरी ला दे। तो वो बड़ा जल्दी काम करता और अपनी प्रसन्नता सुनकर जो गुलजी है वो बड़ा ही गदगद हो जाता था। लेकिन वो मन से भोला था, हर किसी का काम कर देता था।
लेकिन उसके अनुभव इसको कभी नहीं हुआ कि लोग उसके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उसे ठग रहे हैं, इस बात का उसे अनुभव नहीं होता था। उसका भरा पूरा परिवार था, माँ बाप थे, भाई बहनें, 3 भाई और 5 बहनें थे। उसके जो छोटे भाई हैं वो सरकारी नौकरी में थे और जो 4 बहनों का ब्याह हो चुका था। उसका बाप भी भोला भाला था और किसी बनिए के यहाँ रसोई बनाने का काम करता था। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी। हालांकि गुलजी सबसे बड़ा था, लेकिन फिर भी वह भोले भाले और अनपढ़ को कौन अपनी बेटी दे, इसलिए वह कुंवारा रह गया था। ब्याह के प्रति उसमें बड़ा हर्ष था और एकांत में अपनी माँ से कहता था कि माँ तू मेरा ब्याह क्यों नहीं करती, कि तू मेरा भी ब्याह कर दे। माँ कहती कि मैं तेरा ब्याह करना तो चाहती हूँ, लेकिन कौन बाप तुझे अपनी बेटी देगा, तू तो ठहरा अनपढ़ है, गंवार है और भोला भी है और साथ ही कुछ काम भी तो नहीं करता, इस कारण से तेरे को कोई बेटी नहीं देता। और यदि तेरी शादी कर भी दे तो आने वाली गोंदनी खाएगी क्या, यानी कि जो पीछे तेरी दुल्हन आएगी तो वो तू कुछ कमाता भी नहीं है तो वो क्या खाएगी। फिर वो कहती कि केवल दादा दादी नाना नानियों के पेट नाम बताने से किसी का पेट नहीं भरता। तो माँ की बात सुनकर वो बहुत ही गंभीर हो जाता और कहीं जा रहा था तो इन प्रश्नों की उसके दिमाग में झड़ी लग गई कि मैं कुछ कमाता नहीं, काम नहीं करता, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही। लेकिन फिर भी उसको रास्ते में बैठ पूछ जाते लोग कि बता गुलजी मेरा नाम क्या है। कहता बीसाचंद। मेरा घर कहाँ है? साले की होली पर। मेरा नाना का नाम सूरजीमल व्यास। गुलजी मेरा गोत्र क्या है? वो कहता भारद्वाज। गुलजी के हर प्रश्न जो उसके दायरे में होता था वो उत्तर दे देता था और वह अपूर्व प्रसन्नता उसके मुख पर झलकती थी। लेकिन आज जो गुलजी की अपनी शादी की, जो उसकी विवाह की जो चिंता उसे हो रही थी, इस कारण से गुलजी आज मौन था। लोगों के प्रश्न जैसे लग रहा था उसे कोई सुनाई ही नहीं दे रहे। उसके बाद में दिमाग में वही बात घूम रही थी कि वो कमाता नहीं है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही, उसका ब्याह नहीं हो रहा। फिर लोगों को आश्चर्य हुआ कि आज गुलजी चुप क्यों है। तो वो धीरे धीरे चलकर अपने पंसारी की व्यापारी है सेठ कुंदनमल अग्रवाल की दुकान पर पहुंच जाता है। गुलजी राम राम करके बैठ जाता है। फिर सेठ जो कुंदनमल है गुलजी के प्रति अत्यंत ही संवेदनशील है, यानी कि कुछ ठगी उससे नहीं मारना चाहता, उसके लिए कुछ वो सहानुभूति रखता है। कुंदनमल ने बही को बंद करके पूछता है कि आज गुलजी सुस्त कैसा लग रहा है और मुंह भी उसका उतरा है। कुंदनमल जानता था कि गुलजी कभी जब कोई बात पूछता है तो मेरा नाम क्या है तो वो सुस्त हो जाता है। उसने पूछा कि आज कोई पूछने वाला नहीं मिला क्या, इस कारण से क्या गुलजी चुप है? लेकिन गुलजी कहता कि ऐसी बात नहीं है। फिर सच बताओ उसे। फिर वो थोड़ी मिन्नतें करके कहता है। फिर वो कहता है कि सेठ जी मेरी शादी नहीं हो रही और माँ कहती है इसलिए नहीं हो रही कि क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। जिस लुगाई को तेरे पीछे लाएंगे तो वो खाएगी क्या? वह पेट पर पत्थर बांध कर तो सोने से रही, इस कारण से तेरी शादी नहीं हो रही। तो कुंदनमल पीपे में रखी हुई इमली को तोड़कर मुंह में डाल कर कहती है कि माँ ठीक कहती है गुलजी, जो तेरी माँ है वो ठीक कह रही है, क्योंकि तू कमाता नहीं है और दूसरा तू भोला भी है और अनपढ़ भी है, इस कारण से तेरी शादी नहीं हो रही। फिर वो गुलजी झुंझलाता है, कहता है तो क्या मैं कुंवारा ही मरूंगा, मेरी शादी कभी नहीं होगी। लेकिन सेठ शांत स्वर में उसे समझाता है कि यदि विधाता ने तेरे कर्म में विवाह का लेख नहीं लिखा तो हम क्या कर सकते हैं। उसका लिखा तो अमिट होता है, तू पुरुषार्थ कर कमाने लग जा, काम करने लग जा, तो हो सकता है विधाता के लेख भी मिट जाते हैं। फिर गुलजी पूछता है कि मैं क्या काम करूं ऐसा कि मतलब मैं काम करने लग जाऊं कि कमाना शुरू कर दे। फिर कुंदनमल ने उसके सुडौल और तगड़े शरीर को देखकर कहा कि तुझमें तो हनुमान जी जैसी ताकत है और तू गेहूं की बोरी भी उठाकर ला सकता है। एक एक बोरी के 1, 2, 3, 4 रुपए मिल जाते हैं और तू बोरी ढोने का काम शुरू कर दे। और वो गुलजी वही काम शुरू करता है। गुलजी ने सोचा, उसी पल वो काम करने लग गया। सांझ हो गई, शहर के बच्चे खेल रहे थे और वो रुपए लेकर अपने 5 रुपए लेकर अपने घर चला जाता है। माँ को कहता है, माँ ये देख मेरी कमाई, आज मैं कमाई करके लाया हूँ। माँ की आंखें चमक उठी कि हाँ आज बेटा कमा के लाया है। फिर वो माँ को कहता है कि माँ मैं रोज बाजार में मजदूरी करूँगा, पढ़ा लिखा नहीं हो तो क्या हुआ,
कुछ तो कर सकता है। फिर माँ कहती है कि जितना तू कमाएगा उसी पैसे से तेरी शादी कर देंगे। वह गंभीर हो गया और उसके एक आशा की किरण उसमें जाग गई। अब वह गुलजी नियमित रूप से कमाने लग गया लेकिन उस पर कोई अगर झूठा चरित्र का कोई आरोप लगा देता था तो उसको बहुत ही गुस्सा आता था। तो भागता हुआ कहता था कि पराई बहू बेटी को खोटी नज़र से नहीं देखता हूँ, पराई लुगाई को मैं अपनी माँ बहन समझता हूँ, बदमाश मुझ पर धूल उछालते हैं। उसको बहुत ही गुस्सा आता था इस बात पर। गुलजी नहीं सोच पाता था कि दुनिया का व्यवहार, बर्ताव, नाते रिश्ते क्या हैं, पर स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में वह कुछ नहीं सोच पाता था। वह बस इतना जानता है कि इस हर मिनट का ब्याह होता है, होता ही है, इसलिए उसका ब्याह भी होना चाहिए। ब्याह करने के लिए उसको खूब कमाना पड़ेगा और दुल्हन के लिए उसे जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक दिन, उस दिन शीतला बारी के बाहर एक बोरी डालने प्रत्यक्षा यानी कि छोड़ी हुई स्त्री के घर गया। ऊंचा था, कठिन मार्ग था, बहुत ही गर्मी थी। उनके घर चला जाता है सब टीलों में। तो एक हिरकी गुलजी बोरी लिए उस स्त्री, प्रत्यक्षा थी जो उसकी स्त्री थी, हिरकी एक नायिका मतलब छोड़ी हुई जिसका पति उसको छोड़कर चला जाता है, हिरकी नाम की एक औरत है, उनके घर वो बोरी डालने के लिए जाता है और हिरकी उसका इंतजार कर रही थी कि कब वो बोरी लेकर आएगा। बड़ी मुश्किल से, कठिनता से उसके घर में उसने प्रवेश किया। फिर वो पूछता है कि बोरी कहाँ रखनी है, तो उसने सालकी में यानी कि उस जगह को उसने बता दिया। बोरी को बिस्तर रख दिया। फिर वो कहती है कि गुलजी रुक जाओ, कि इतना पसीना तुम्हारे आ चुका है और तुम इसको थोड़ा नींबू पानी पी जाओ, पानी पी लो, थोड़ा सुस्ता लो। जैसे ही गुलजी उस हिरको को देखता है तो कुछ अपलक देखता ही रहा। सिर पर झटका, कुछ धत तेरे की, यह क्या देख रहा है? किसी स्त्री को देखना पाप है, लेकिन बहुत ही सुंदर उसको वो स्त्री लगती है। ठंडा पानी पी लेता है। फिर वो कहती है कि ये उदय सागर की मटकी है, इसका बहुत पानी ठंडा रहता है। गांव का लोटा था, गुलजी ने ऊपर से पिया पानी, डचक करके पानी वो पी गया। पानी पीकर पानी सच में ठंडा था। गुलजी ने फिर लंबी सांस लेकर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। उठने लगा तो हिरकी ने पूछ लिया कि गुलजी मेरा बाप का नाम जानता है? तो गुलजी ने बड़े झट से जवाब दे दिया हिरकी को, कहाँ, तेरे बाप का नाम धनजी है, दादे का नाम पंजी, तेरे नाने का नाम मोहन है, तेरा पीहर जिलोसर कुबे के पास है, और अच्छा मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वो चल देता है। नीचे कांटे बिछे थे। गुलजी, जो तूने घड़ी बैठकर सूखी छांव नहीं ली, यहाँ पर बैठ जाता, थोड़ा आराम करके चल जाता। हिरकी ने थोड़ी सी नाराजगी उस पर जताई। फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे तो मजदूरी करनी है, देखो मैं कमाता नहीं हूँ, इसलिए मेरा ब्याह नहीं होगा। मेरी दोनों जो भाई हैं उनकी शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे कमाना है, मैं जा रहा हूँ। फिर वो हिरकी उसके मजदूरी का पूछती है, लेकिन वो कहता है कि जितनी तेरी मर्जी हो। हिरकी इसको 3 रुपये देती है, लेकिन वो 2 रुपये लेकर ही जाता है। सोचने लगा कि कितनी सुंदर है ये हिरकी। फिर शाम को धीरे धीरे करते गुलजी के पास 3000 रुपये इकट्ठे हो गए। माँ ने कहा कि कुछ उसके जेवर उसके पास हैं, अब वह उसके लिए एक दुल्हन ढूंढेगी। गुलजी ने शर्माकर कहा, माँ सोनी मवनी ढूंढना, यानी कि बहुत ही सुंदर मेरे लिए दुल्हन ढूंढना। गुलजी ब्याह के लिए कभी कभी माँ पर दबाव डालता था और विनती करता था और गड़ा कर बैठता, कभी चापलूसी भी करता था। लेकिन कौन इस भोले भाले सीधे साधे व्यक्ति को अपनी बेटी कौन दे सकता था? उसकी माँ ने 5000 रुपये नगद मांगे, जो गुलजी और उसकी माँ के पास नहीं थे। जब माँ ने उसके भाइयों को कहा तो भड़क उठे। उन्होंने माँ पर आरोप लगाया कि क्यों किसी लड़की की जिंदगी को तबाह करने पर तुली हुई है, इस कैले को कौन अपनी लड़की देगा? फिर भी उसकी माँ ने प्रयास जारी रखा और गुलजी भी चिड़चिड़ा हो गया था। वह भीतर ही भीतर जलता ही रहता था। फिर माँ से कभी कभी झगड़ता कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे लगता है कि तू सच्चे मन से मेरा ब्याह नहीं करना चाहती। फिर माँ ने बड़े विश्वास दिए, गुलजी तेरे धोती वाले बड़े गणेश जी हैं, तो उनकी और अपना हाथ करके कहती हूँ। माँ कहती कि हे गणेश भगवान, मैंने ब्याह के लिए जितने जतन किए हैं, जितने कर सकती थी उतने मैंने किए हैं, तो मेरे शरीर में कीड़े पड़े अगर मैं तेरा ब्याह नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन तू अनपढ़ ठहरा, तुझे तो सलीके भी नहीं आते,
फिर वो गुलजी चिल्लाता है कि इसमें मेरा क्या दोष है, तेरे गणेश ने मुझे ऐसा क्यों पैदा किया। माँ स्वयं अनपढ़ थी, उसके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। फिर गुलजी बड़बड़ाया। उसी दिन ही हिरकी उसको बाजार में मिल गई और गुलजी ने कहा, यह हिरकी कहती है गुलजी से कि थोड़ा सा ये सामान है, मेरे घर तक पहुंचा कर आ जा। गुलजी को कहती है तो हिरकी उसके साथ वो घर चल पड़ता है। लेकिन घर में उसका जो पति है हिरकी का, वो आया होता है और भांग के नशे में धुत होता है वो, और हिरकी को देखते ही चौंक पड़ता है। फिर हिरकी बोलती है कि तू यहाँ क्यों आया है, तुझे घसीट कर ले जाने के लिए। हिरकी को क्या कहता है हिरकी का पति कि तुझे घसीट कर ले जाने के लिए आया हूँ। हिरकी कहती कि मेरा तुझसे कोई नाता रिश्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन हिरकी ने फिर गुस्से में कहा कि मैं नरक में कभी नहीं चल सकती, तेरे साथ मैं नहीं जाऊंगी, तू क्या कर लेगा। ऐसे ही तुझे अपने शरीर को पुटाने वाली तुड़ाने वाली हिरकी मर गई है। लेकिन वो क्या है, उसका पति है जो हिरकी का, वो उसको मारने लग जाता है, उसको मारता है, उसकी थोड़ा जबरदस्ती करता है। तो गुलजी को इस बात से क्रोध आ जाता है, उसमें हनुमान जी जागृत हो जाते हैं। वो ऐसे हिरकी के पति को मारता है जैसे एक कागज के खिलौने को या लकड़ी के खिलौने को तोड़कर फेंकते हैं, उस प्रकार से उसको मार कर चला जाता है। लेकिन वह भागा तो नहीं, लेकिन वो चला गया। गुलजी स्पष्ट रूप से चिल्लाने लग जाता है, बड़बड़ाने लग जाता है। जब उसका पति चल जाता है, हिरकी इसको नींबू की शिकंजी बनाकर पिलाती है कि ले पी ले, सारा खुश हो जाएगा। उस गुलजी ने फिर हिरकी के आकर्षक मुंह को देखा और फिर शिकंजी पीने लग गया। हिरकी उसके सन्निकट बैठी कर बोली कि गुलजी शांति से कहूँ, कुछ सुन रहा है क्या। गुलजी को कुछ कहती है, तू जरा भी गुस्सा नहीं करेगा। नहीं करूँगा, तेरे ब्याह करने की बड़ी इच्छा है ना। हिरकी कहती गुलजी को, कहती हाँ, फिर तुम मुझसे ब्याह कर ले। हिरकी कहती कि तुमसे ब्याह कर ले, तुझसे ब्याह कैसे कर लूँ कि तेरा तो ब्याह हो चुका है। गुलजी कहता कि तेरी तो शादी पहले से ही हो चुकी है, ब्याह होकर टूट भी तो चुका है। हिरकी ने उसके घुटने पर हाथ रखकर कहा कि तू मुझे पक्का मर्द लगता है, मेरे रूप यौवन की तू रक्षा कर सकता है। तो वो कहता है कि एक ब्याहता मेरी लुगाई कैसे बन सकती है, कि कैसे मेरी पत्नी बन सकती है। तू बना ले, मैं बन जाऊंगी, मैं तेरी सेवा करूंगी और तेरे सारे काम धंधे करूंगी। तू थका मांदा आएगा, मैं तेरे पैर दबाऊंगी, तेरे बच्चे की माँ बनूंगी, और लुगाई के सिवा और क्या चाहिए होता है। मैं तेरे संग निर्भय होकर रहूंगी, मुझे किसी का भी डर नहीं लगेगा। फिर गुलजी कहता कि नहीं, ऐसे ब्याह नहीं होते, मैंने हजारों ब्याह देखे हैं। आदमी के ब्याह में हाथ काम लेते हैं, फिर छिंको निकलती है, मतलब जैसे ब्याह होता है वैसे ही वो कहते हैं। नहीं हिरकी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसको बार बार हिरकी है वो मनाती है, लेकिन वो नहीं मानता। घर आया तो पता चला कि उसकी माँ उल्टियाँ और दस्त उसे लग चुके हैं। सारे लोग उसके देख रेख में लगे हैं और रातों भर जागता रहा। सूर्य की पहली किरण के साथ ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। फिर वो पड़ोसन चंपा मौसी ने सांत्वना देकर कहा कि बेटे, तेरी माँ की तो मुक्ति हो गई है, आज बैसाख की एकादशी है। एकादशी को तो पुण्यात्मा ही मरती है, बड़ी सुभागी है। लेकिन गुलजी की माँ की मृत्यु से एक अजीब सा सन्नाटा भर गया था। गुलजी के ब्याह की समस्त आशाएं थी वो टूट गई कि उसका ब्याह कौन करेगा। वह हताश हो गया, घर उसे काटने को लगता था। घर के सदस्यों में बड़ी चहल पहल थी, पर गुलजी को लगता था कि वह अकेला है, बिल्कुल निपट अकेला। रातों को सोया सोया वह सोचता रहता कि उम्र तो उसकी ढल चुकी है, जुल्फों के बादल सफेद होने लगे हैं। उसको खालीपन बहुत ही कचोटने लग गया। एक दिन वह गेहूं की बोरी लेकर बद्रीदास दागा की हवेली सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो अचानक ही उसका दायां पैर है वो उछल जाता है और घबरा जाता है और बोरी वो धड़ाम से गिर जाती है। तो गनीमत हुआ कि बोरी गिरते ही गुलजी का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ गया और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरा। सेठ बद्रीदास जो था वहाँ का, उससे उसे अस्पताल में उसको भर्ती करवाता है और घर वालों को खबर देता है। लेकिन गुलजी की आंख के नीचे एक घाव था, पांव की जंघा के नीचे हड्डी टूट गई थी। मुनीम ने हालांकि उसकी दवाई की व्यवस्था कर दी थी। सेठ बद्रीदास ने ही गुलजी को 5,000 रुपये और माँ के जेवर रखे हुए थे उसकी शादी के लिए। गुलजी के घर वाले उससे रुपए मांगने लगे, आते और कहते कि रुपए दे दो। गुलजी ने कहा कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मुझे मर जाने दो, मेरी कोई सेवा मत करो और बताओ जाओ।
वह चीख पड़ता, घर वालों की उपेक्षा बढ़ जाती कि उससे पैसे मांगते थे घर वाले, इस कारण से उसको बहुत ही गुस्सा आता था। सेठ कुंदनमल ने हिरकी को सूचना दी, जो हिरकी वहाँ की थी, कि उसकी गुलजी की एक पाँव की हड्डी टूट गई है, तो वह भी अस्पताल पहुँच गई। और गुलजी की दुर्दशा देखकर वह भी रोने लग जाती है। फिर गुलजी कहती है, हिरकी कहती है कि तू तो मेरा रखवाला है, कि उस दिन से निगोड़े पति को तैने मारा था, उस दिन के बाद से वो उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। फिर कहती है कि तू राजी है ना? हाँ, देख हिरकी, मुझे यहाँ अपने घर पहुँचा देना, मेरे घर वालों को मुझसे प्रेम नहीं, पर घर तो घर होता है, तू जैसा कहेगा वैसा कर दूंगी। लेकिन ब्याह के लिए वो फिर मिन्नतें उसकी निकालती है। हिरकी उसकी सेवा में जुट गई, घर वाले उसको बदनाम करने लगे, गंदे आरोप भी उस पर लगाने लगे, लेकिन कोई नाम नहीं था, एक अंतरम जुड़ाव था, बस उसको इस रिश्ते को नाम नहीं दिया। हिरकी उसकी सेवा करती थी, लेकिन एक मन ही मन से जुड़ाव हो गया था। गुलजी गाथा ने नया मोड़ ले लिया। अब घर वालों की अपेक्षा और बहानाओं से गुलजी तंग आ गया था। अब वह अपने घर की जगह हिरकी के घर चला गया। पहले तो अपने घर आया था जब उसका पैर टूटा था, बाद में वह हिरकी के घर चला गया और हिरकी उसकी सेवा में लग गई। लेकिन गुलजी का स्वास्थ्य था वो दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। एक दिन गुलजी ने हिरकी को भेजकर सेठ बद्रीदास के मुनीम रतनलाल व्यास को बुलाया। रतनलाल के आते हुई गुलजी ने पूछा कि मेरी शादी कब हुई गुलजी? संवत 1992 में। बिल्कुल ठीक। मुनीम बोरी पर बैठते हुए कैसे याद किया? मुनीम जी, जीवन का कोई भरोसा नहीं, घर वाले एकदम पराए हो गए हैं। सोच बैठ बला टली। हिरकी ने मेरी खूब सेवा की है, यह नहीं होती तो मेरा शरीर शायद सड़ जाता। और मेरे जो 5,000 रुपये जमा है, करीब 15 तोले जो सोना है, आप जेवर बेचकर मेरे सारे गद्दी में जमा कीजिए। हिरकी के नाम एक पुर्जा बना दीजिए, इसे हर माह ब्याज दे दीजिए। मुनीम गंभीर हो गया, पूछ बैठा कि तू रीस ना कर कहूँ? कहिए मुनीम जी। कहता है। अत्यंत शांति से बोला कि तेरी क्या लगती है हिरकी, जो अपने पैसे और जो जेवर बेच कर तू इनका कहता है कि इसके हर महीने ब्याज दे दिया कर, तेरे क्या लगती है कि सारे अपने कुटुंबों को छोड़कर तू इसको पैसे दे रहा है? गुलजी ने एक समय के लिए आंखें बंद कर ली और कहा, मुनीम जी, मैं अनपढ़ और गंवार और मूर्ख हूँ, बेसी तो नहीं समझता, पर कुछ लगती जरूर है। माँ बहन मासी बुआ कुछ ना कुछ लगती है, जिसकी मेरी मोटी बुद्धि है वो नहीं समझती। अगर बुद्धि होती तो मैं कुछ ना कुछ इसको नाम दे देता। बिना गर्दे की दूसरे की सेवा करती है, आप क्या कहेंगे? यह मेरी बींदनी नहीं है, केवल लुगाई जात है। मेरा इसे अधर्म का रिश्ता नहीं है। जब सुबह मेरा मुंह धोती है, बाल संवारती है, मेरे अंग अंग को संवारती है, तो मुझे माँ की याद आती है। दया करके इसको कुलच्छनी, पापिनी और नीच मत जानिए, मैं इसको दे दूंगा। तो गुलजी का जो गाथा का चरमोत्कर्ष मान्य ही रहा। गुलजी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही गया और स्वाभाविक रूप से उसकी सारी इच्छाएं मरने लगी। लेकिन इसके भाग्य में लुगाई का सुख नहीं था। बाल बच्चे होते, इसकी लुगाई होते, तो हिरकी तू अगले जन्म को मानती है? कथाओं में अगले जन्म की चर्चा होती है, उसे मानती हूँ। फिर अगले जन्म में हम ब्याह करेंगे। हिरकी ने गुलजी पर विजय हिरकी थी, जो वो कितनी भी सेवा कर ली, लेकिन वो गुलजी की जो भावनाएं हैं उन पर वो अपनी विजय नहीं पा सकी। पूरे 5 वर्ष उस बिना नाम के संबंधों को हिरकी है वो निभाती रही, सब कुछ बनी रही सिवाय पत्नी के। जब गुलजी की मृत्यु हुई थी, सारे रुपए जो थे उसके संस्कार में उसने लगा दिए। गुरु पुराण और उसके पीछे साल भर उस गुरु की रोटी खिलाकर समाप्त किया। मरने से पूर्व उसने फोटो खिंचवा लिया था गुलजी का। सुबह शाम उसे देखती, 2 बूंद आंसू डुलकाकर अनंत आकाश को देखती, अनंत शून्यता के भीतर। अब वह प्राय मृत्यु के बारे में सोचती रहती। कदाचित अगले जन्म में गुलजी गाथा की वह नायिका जी रही है अब भी, लेकिन उसकी बिना नाम के संबंध उसने 5 वर्ष हिरकी है वो गुलजी के साथ रहती है, लेकिन उसने अधर्म का साथ कभी नहीं लिया। तो ये थी गुलजी गाथा, अच्छी सी कहानी है, इसको आप भी पढ़कर देखना एक बार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।